Hello everyone. Welcome to our online classes and today we are going to discuss about the business, trade and commerce and this is for 11th standard of CBSE. So today we will discuss the history of trade and commerce. Along with that, we will discuss the role of banking system. So let's start. जैसा कि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको हम पॉइंट वाइज आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट विल बी इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ये एक्चुअल में थोड़ा विस्तार से ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करेंगे हम, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड द सेकेंड इज रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रेड। And the fourth point, trading communities. So we will discuss all the history of trade and commerce in these 4 points. So indigenous banking system first. Indigenous banking system में हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ मेटल्स एंड मनी। जो पास्ट में यूज होती थी मनी, वो मेटल्स के रूप में होती थी। सो मेटल्स वर यूज्ड एज मनी ड्यू टू हाई ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। इट सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि बार्टर सिस्टम के बाद जब मनी एग्जिस्टेंस में आई है तो वहाँ पर ड्यूरेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी को देखते हुए मेटल्स को यूज़ किया जाता था। जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। फिर बाद में जो मेटल्स आए, तांबे के सिक्के भी आए। ये सारी चीज़ें बैंकिंग में वहाँ पर शुरू हुई और बैंकिंग की शुरुआत धीरे धीरे इसी तरीके से हुई। देन यूज ऑफ हुंडी एंड चिट्टी। जब कभी ये देखा गया कि वो जो लार्ज अमाउंट की जब होती थी थोड़ी ट्रांजैक्शंस, तो उस समय पर इतनी सारी जो मनी है मेटल्स की, वो लाना ले जाना कर वो उसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए, जो कि आज के डेट में भी बैंकिंग सिस्टम में हम जानते हैं चेक्स के नाम से। तो उस समय पर डॉक्यूमेंट्स वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन इन विच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। उस समय पर भी, जैसे आज की डेट में चेक चलते हैं, उस समय पर भी हुंडी एंड चिट्टी चला करती थी, डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती थी। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आप देख रहे हैं, हुंडी इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर which warranties a monetary payment which can be transferred by a valid negotiation. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता था जो कि अनकंडीशनल या ऑर्डर भी कह सकते हैं, जो कि एक पेमेंट की गारंटी के रूप में होता था, हुंडी और चिट्टी। वहाँ पर ये यूज़ किया जाता था। जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में भी सुना होगा, हुंडी उसके नाम लिखवा दी। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट थे। 3 नंबर पर आता है थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। ये किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ बैंकिंग का, हिस्ट्री अगर देखें तो बैंक्स स्टार्टेड लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड इट एनकरेज पीपल टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल विद लैंडिंग इंडिविजुअल्स। उस समय पर डेवलपमेंट इस तरीके से स्टार्ट हुआ है बैंकिंग सिस्टम का कि उन्होंने मनी को फाइनेंस करना, मतलब उधार देना, ये सब चालू किया। और डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, दोनों ही तरीके के जो ट्रेड थे, जो व्यापार थे, उसको लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने प्रेशियस मेटल को डिपॉजिट करें और पैसा उधार लें। तो पहले के टाइम में इस तरीके से बैंकिंग का डेवलपमेंट हुआ। आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग अलग अलग तरीके से हो रही है, जिसमें कि लोन भी अलग अलग टाइप के हो गए। पर्सनल लोन हो गया है, और जिसमें कि कोई कोलेट्रल ही नहीं होता, मतलब बस एक वैल्यू देखकर पर्सन की दे दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोन्स भी हैं जो कोलेट्रल देख के किया जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। फोर्थ नंबर पर आता है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। सो इसका भी डेवलपमेंट किया गया। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल,
वर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि लाइवलीहुड का एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स का पालन, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो भी लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स बना. Along with this, people also relied on weaving cottons, dyeing fabrics, making clay pots. So उस समय पर अलग अलग और भी कुछ काम थे जो लोगों ने अपने लाइवलीहुड के रूप में चुना जिन्हें. सो अब आते हैं हम रोल ऑफ इंटरमीडियरीज पर. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. इसमें इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? दो टाइप के इंटरमीडियरीज हम पढ़ेंगे, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरा होगा ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज. सो पहले हम फाइनेंशियल को देखते हैं. पहले तो इंटरमीडियरीज क्या है? सो इंटरमीडियरीज वो मीडिएटर्स होते हैं जो कि किसी भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या सर्विसेज को आपस में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स के बीच का लिंक करवाते हैं. तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में अगर हम देखें, द इंस्टीट्यूशन दैट चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू यूजर्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. सो जो इंस्टीट्यूशन फंड्स को चैनलाइज करते हैं, पैसे को का लेन देन करते हैं, किस तरीके से? जो सेवर्स हैं, जो मनी सेव करना चाहते हैं, टू द यूजर्स, जिनको पैसे की जरूरत है, उन्हें हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज करते थे. ये आज की डेट में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बैंक्स भी इसी तरीके से करते हैं. बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जो लोग अपना सेव करना चाहते हैं वो जाते हैं और उस पैसे को जो मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम बैंक्स करते हैं. तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंस्टीट्यूशन लाइक जगत सेठ, उस समय पर जगत सेठ के नाम से जाने जाने वाले इंस्टीट्यूशन होते थे और वो डेवलप्ड, इस एक्सरसाइज को बहुत डेवलप किया और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और ये सबसे ज़्यादा हुआ मुगल पीरियड्स में. फॉर एग्जाम्पल आप आज की डेट में लगा सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स. ये सारे फंड्स जो हैं ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का एग्जाम्पल समझ सकते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट, ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज, the individual who act as like a link between two parties when any business deals happens. आप इसको समझ सकते हैं कि व्यापार में जो बीच में काम करने वाले इंटरमीडियरीज होते हैं वो एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के, जब भी कोई बिजनेस डील होती है. तो इसमें हम समझ सकते हैं कि वो लोग या इंस्टीट्यूशंस भी या इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं एक पार्टी और दूसरी पार्टी को आपस में लिंक करवाने के लिए. तो दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर एनी ट्रेड और बिजनेस टू एक्सपेंड, और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपने बिजनेस को, उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एजेंट्स, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर. एजेंट्स काम करते हैं, इंडिविजुअल अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं. होलसेलर भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं. तो ये ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसको मार्केट तक ले जाने के लिए जो बीच में काम कर रहा है वो है ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज. सो ये था रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. अब मेन थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रेड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज गुड देन प्रोडक्ट will reached to the customer or the client safely and timely. So transported by land and water was popular in the ancient time. जो एंशियंट टाइम में पानी के और ज़मीन के द्वारा दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था. द नॉर्दर्न रोडवेज रूट फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला, जो नॉर्दर्न जो रोडवेज था वो था बंगाल से तक्षशिला तक. एंड ऑल्सो इन द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट, और वो साउथ में से लेकर ईस्ट और वेस्ट तक फैला हुआ था. वहीं दूसरी जगह मैरी टाइम ट्रेड वाज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच और ऑफ ग्लोबल ट्रेड. सो ग्लोबल ट्रेड का ये एक दूसरा पहलू था. सो मैरी टाइम ट्रेड वाज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, जो
पानी के रास्ते जो एक ट्रांसपोर्टेशन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज मालाबार कोस्ट जो कि मुजरिस में थी, हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन ट्रेड फॉर पेपर, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते थे, एंड स्पाइसेस। तो वहाँ पर मसालों को लेकर और पेपर को लेकर बहुत ही मालाबार कोस्ट से उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ट्रेड रहा है, जो कि मैरीटाइम ट्रेड में आता है। एंड Calicut was such a bustling emporium that was even visited by Chinese ship to acquire items like essential oil and myrrh फ्रॉम द मिडल ईस्ट। सो वो इतना इम्पोर्टेंट था कालीकट भी कि वहाँ पर तो चाइनीज़ ने भी विज़िट किया था, जिससे कि वो कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स वहाँ से शिपिंग कर सकें। पुलिकट वाज अनदर मेजर पोर्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट की साइड में पुलिकट बहुत फेमस था, और 17th सेंचुरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत ही मेजर पोर्ट था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन था, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोगों का ट्रेड एंड बिजनेस के लिए बहुत ही फेमस था, इम्पोर्टेंट था। एंड last, trading communities. So trading communities played a very important role, because many communities dominated trade in different part of countries. कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी जिन्होंने ट्रेड को बहुत डोमिनेट कर रखा था, उनका उस पर पूरा होल्ड था। लाइक पंजाबी एंड मुल्तानी इन नॉर्दर्न रीजन, वो बहुत ही ट्रेड उनके अंडर में चलता था, मतलब बहुत फेमस थे नॉर्दर्न रीजन में। वहीं पर भट्ट्स इन गुजरात एंड राजस्थान, महाजन इन वेस्टर्न इंडिया एंड क्षेत इज़ वेरी फेमस इन साउथ। ये अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ही फेमस एंड डोमिनेटेड थी। इसी तरह मैनी कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस, बहुत सी ऐसी कॉरपोरेशन भी बनी जिनके फ्रेम जो जिन्होंने अपने अलग रूल बनाए, फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जो अपने रूल्स के तहत ट्रेड करती थी। इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट, उनके बनाए नियमों और उनके बनाए रूल्स को राजा भी एक्सेप्ट करते थे और रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ट्रेड अगर किसी कंट्री का अच्छा है तो उसमें संपन्नता, उसमें प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, और जिसको कि राजा और वहाँ के जो भी रूलर होते थे उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता ही था। सो आप को ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला। सो दीज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। So stay connected, like and subscribe, and we will soon we will discuss the next chapter and the next topic. Thank you very much.